हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में। तो आइए इसमें हम देखते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस ग्रह पे हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोग से लेकर के हम इस पे वट वृक्ष या फिर विशालकाय जीव जो होते हैं जैसे हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों इस प्रकार के दूसरे जीवधारी एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं इस ग्रह पे। और यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं कि अत्यधिक देखें तो जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया देखें तो वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल का भी हमारे लिए बहुत महत्व है। जल ही जीवन है जिसे हम पीते हैं, या मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करती है मृदा। इन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं और जिन पे दूसरे सभी जीव निर्भर हैं। तो मृदा से लेके जल, वायु ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के, ये आधारभूत तत्व हैं। इसमें हम देखते हैं ये दिया है कि वन्य जीवन और कृषि फसल इसमें उपजातियों में भी अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। इसका आकार और कार्य में विभिन्न परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। जो भी वन्य जीवन है या फिर जो कृषि फसलें हैं वो क्या है, सब भिन्नता है लेकिन एक दूसरे से अंतर्निर्भर है। भारत में वनस्पति और प्राणी जात के बारे में देखें तो इसमें भी बहुत भिन्नता हमें देखने को मिलेगी, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलेंगे। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे भी प्राणी और पौधे हैं जो कि हम देखेंगे तो वो हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास के क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाएंगे। वास्तव में भारत देखें तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व के सारे जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। यानी जितनी भी जैव उपजाति हैं या जितनी प्रजातियां हैं उनका 8% भाग जो है भारत में पाया जाता है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। अब पहले ही भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इसमें देखा है कि इन संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। ये विभिन्न वनस्पति जात और प्राणी जात जो हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु जो पर्यावरण है, पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ दशकों में देखें तो इन संसाधनों पे भारी दबाव पड़ा है। या जीव जंतुओं या वनस्पतियां हो तो इतने दबाव पड़ने की वजह से कुछ तो विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं, कुछ विलुप्त भी हो चुके हैं। जैसे यहाँ दिए कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात है और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यानी इस पे इतना दबाव बढ़ चुका है कि ये इतनी प्रजातियां 10% वन्य प्रजाति और 20% स्तनधारी ये सब लुप्त होने के कगार पे खड़ी हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पे हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाले बत्तख, पहाड़ी कोयला और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस जैसे कि महुआ की जंगली किस्म है और हुबरडिया हेप्टा न्यूरोन यानी एक प्रकार घास की प्रजाति है। ये सारे पौधे इसमें हम शामिल किया गया है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों, पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु जो छोटे प्राणी है जैसे कि कीट है, पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन पे भी ध्यान देना आवश्यक है, न कि सिर्फ बड़े जो प्राणी है या बड़े जो वृक्ष है, वनस्पति जाति है उस पर ध्यान देना ही आवश्यक है, बल्कि छोटे जो जीव जंतु, कीट पतंगे इनके भी प्रजातियों पे ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पे दिया है लुप्त होते वन। जैसे भारत में देखें तो भारत में जिस पैमाने पे वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित जो क्षेत्रफल है ये है 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन है, इसका विस्तार है 12.2% क्षेत्रफल पे। खुला वन का जो क्षेत्र विस्तार है ये 9.14% और मैंग्रोव वन जो है
ये है 0.14% क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसके अनुसार हम देखते हैं जो 2015 में आया था के अनुसार 2013 से सघन वनों के क्षेत्रफल में क्या हुआ है, 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण के कारण ये सारे वृद्धि हुई है, जितना प्रतिशत बता रहा है। आगे दिया है कि हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणी हैं इनकी जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे इसमें विभाजित किया गया है, यहाँ पे दिए सामान्य प्रजातियां। तो सामान्य प्रजातियों में ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत इनमें शामिल है कि ये वे जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का जो खतरा रहता है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवन रहना कठिन यानी भविष्य में ये विलुप्त हो जाएंगी। इसमें काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी मणिपुरी हिरण को कहा गया है इत्यादि। इस प्रकार की जातियों को संकटग्रस्त जातियों में सम्मिलित किया गया IUCN के अनुसार। आगे है ये है सुभेद्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इसमें नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के जो डॉल्फिन है, ये इस प्रकार की प्रजातियों को सुभेद्य जाति के अंतर्गत रखा गया है। अगला है दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत भी कम है या ये सुभेद्य हैं और यदि इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हम कर पा रहे हैं या नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। आगे दिया है स्थानिक जातियां। तो स्थानिक जातियों के अंतर्गत इसमें दिया है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील हो गया, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण ये हैं। आगे है लुप्त जातियां। तो लुप्त जातियां के अंतर्गत ये वे जातियां होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पे अनुपस्थित पाई गई हैं। इनके निवास स्थान जो है इनके नीचे में ये इस प्रकार की जातियां नहीं पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। इनको रखा गया है लुप्त जातियों के अंतर्गत। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाले बत्तख को शामिल किया गया है। इसमें दिया है कि एशियाई चीता ये कहाँ चला गया। इसमें क्या हुआ है कि भूमि पे रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी यानी सबसे तेज दौड़ने वाला, चलने वाला, इसकी गति सबसे तेज है। चीता बिल्ली परिवार का एक ये अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान दोनों ओर फैले आंसुओं के करते हैं। 80 सदी से पहले चीते अफ्रीका, एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से यह लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति बहुत पहले ही 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। इसके दिया है कि वे प्रतिकूल कारकों के बारे में जो भी प्रतिकूल कारक रहे हैं, इन प्रतिकूल कारकों के कारण इनकी संख्या लुप्त हो गई है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के जो संसाधन है, संसाधनों को परिवर्तित किया है, उसका अत्यधिक दोहन किया है और इस दोहन के कारण ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि ये सारी चीजें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों से या वन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है।
भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि के फैलाव या विस्तार के कारण व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से देखने को मिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव ये महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। वो भारत में वन संरक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों देखें तो विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जो स्थानांतरीय झूम कृषि की जाती है, इसे स्लैश और बर्न खेती के नाम से भी जानते हैं। इसके चलते वनों की कटाई बहुत अधिक हुआ है और इसका निम्नीकरण हमें देखने को मिलता है इस कृषि के कारण। दिया है कि क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाएगा इसके निम्नीकरण के लिए, वनों के ह्रास के लिए? तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें दिया है कि हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें से देखें तो वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियां हैं, इनके बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की जो दूसरी जातियां वो खत्म हो गई हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो सागवान के एकल रोपण से जो दक्षिण भारत में है, इसमें अन्य जो प्राकृतिक वन है वो सारे बर्बाद हो गए हैं। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय में ओक या रोडेंड्रॉन के जो वृक्ष हैं या इनके जो वन है, इन वनों का बिल्कुल ह्रास हो चुका है। या फिर इसके अलावा जो बड़ी विकास परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, इसमें डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे उत्पन्न हो चुके हैं। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को भी बाधित किया गया है इसमें डोलोमाइट के खनन के द्वारा। बहुत से ऐसे वन अधिकारी और पर्यावरणविद हैं, ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण, ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई ये भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काट कर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और वन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी ये पैदा करते हैं। हिमालय में देखें तो हिमालयन यव संकट में है। जैसे हिमालयन यव यानी ये एक चीड़ का प्रकार है, सदाबहार वृक्ष। तो हिमालय में जो कि मुख्य रूप से ये पाया जाता है, ये एक औषधीय पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें हम देखें तो ये जो चित्र दिया गया ये है शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी जो युवतियां ये बांस की पौधा लगा रही हैं। हम पेड़ की छाल, इसके जो हिमालयन यव है, इसके पेड़ की छाल, इसके पत्तियों और इसकी टहनियों के अलावा इसके जड़ों से भी टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है और इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है हिमालयन यव के द्वारा। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं, इनकी जड़ों से, पत्तियों, छालों से वो रसायन निकालने के कारण। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व उनका आखेट करना, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण के कारण साथ साथ ही दावानल आदि भी ये सारे कारक जिम्मेदार हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में देखें तो
संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है, और यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। इस प्रकार शायद भारत के 5% जो धनी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो अमीर लोग अधिक संसाधनों को उपभोग कर रहे हैं, इस वजह से इन 5% लोगों के पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न ये है कि कौन क्या कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। देखिए यहाँ दिया है कि जो भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं और 1/3 जलमग्न भूमि यानी जो वेटलैंड है वे सूख चुकी हैं। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित हैं। 40% मैंग्रोव जो वन है, वनों के क्षेत्र हैं, वे लुप्त हो चुके हैं। और जंगली जानवरों के शिकार, उनके व्यापार, उनके वाणिज्यिक दृष्टि से भी कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। देखिए आगे दिया है कि वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश जो है ये सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पे भी पहुंच गए हैं। बहुत अब इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि सब चीजों के लिए वनों और वन्य जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण वे घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी उन स्त्रियों को भुगतने पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं वनों के जो कटाव के जो परोक्ष जो परिणाम हो रहे हैं, इसमें शामिल है जैसे सूखा का आना, बाढ़ आना, साथ ही साथ एक गरीब तबके के सबसे अधिक प्रभावित करता है और इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन व वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। आगे दिया है कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे जो ह्रास है, इसके कारण इनका संरक्षण तो बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से परिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा, ये सारे के सारे अपनी प्रकृति अवस्था में बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 से 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पे शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीवन आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जो है सारे स्थापित किए गए, जिनके बारे में हम पहले पढ़े हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य है गंभीर खतरे में पड़े जो कुछ विशेष वन्य प्राणी हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हांगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल वाले
लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, इनको इसमें शामिल किया गया है। ये देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे और हिरण का ये काजीरंगा नेशनल पार्क का ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इसमें शामिल किया गया एशियाई शेर और अन्य प्राणी भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पे संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण इनको दिया गया है। अब हम जानते हैं बाघ परियोजना के बारे में। देखिए इसमें दिया है कि वन्य जीवन संरचना में जो बाघ है एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है और 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर ये मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या के सारे मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग किया जाता है, ये भी एक कारण है। यह जाति विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर बने हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका जो उद्देश्य है बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में देखें तो पेरियार बाघ रिजर्व, ये भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। ये रिजर्व स्थापित किए गए हैं। आजकल देखें तो जो संरक्षण परियोजनाएं हैं ये जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण परियोजनाओं में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो आइए इसमें वन्य जीव और वन्य जो जीव संसाधन है इनका वितरण कैसे है इसको देखते हैं। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में है, क्षेत्र में है, या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है ही। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे वनों को पहला प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि आरक्षित वन क्षेत्र। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र जो है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य जो प्राणी हैं इनके संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को जो है सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। जिन वन क्षेत्रों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया इन्हें आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा वन का जो प्रकार है ये है रक्षित वन। तो जो रक्षित वन है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 जो हिस्सा है ये रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अगला जो प्रकार है ये अवर्गीकृत वन। इसमें अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं इनको अवर्गीकृत वन में रखा गया है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार मिलेगा, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी ये 75% भाग है। और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी
कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात हमें इन राज्यों में देखने को मिलता है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा के साथ-साथ राजस्थान में देखें तो कुल वनों में जो रचित वनों का एक बड़ा भाग है, अनुपात के रूप में देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र हैं, ये अवर्गीकृत वन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा स्थानीय समुदायों के जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र हैं, ये स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। आगे है समुदाय और वन संरक्षण। समुदायों द्वारा वन का संरक्षण कैसे किया जाता है? देखिए, वन संरक्षण की जो नीतियां हैं हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पे इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत भी हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं। राजस्थान में 5 गांवों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करता है। बाहरी लोगों की घुसपैठ से भी ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो वन्य जीवन है इसको बचाते हैं। देखिए आगे दिया है कि पवित्र पेड़ों की झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। यहाँ पे दिया है कि प्रकृति की जो पूजा यहाँ पे सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा के रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहे जाते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण भी करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इसमें मुंडा और जो संथाल जनजातियां ये महुआ और कदम्ब की पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा व बिहार की जो जनजातियां हैं, शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, तो इसकी पूजा करते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। इसमें से आमतौर पे जैसे झरनों, पहाड़ी चोटियां हो गए, पेड़ हो गए, पशु हो गए, इन सबको पवित्र मान के उनका संरक्षण किया जाता है, उनका पूजा किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास हम देखेंगे तो बंदर, लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं, मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई जो गांव है, इसके आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के जो समुदाय है, ये वहाँ के समुदाय का बिल्कुल अभिन्न हिस्सा है। कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में देखें तो प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन चलाए गए थे, ये कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में काफी कामयाब नहीं रहा। अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जनजातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक भी हो गया है। टिहरी में किसानों का जो बीज बचाओ आंदोलन और नव दाने ने दिखा दिया है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, इनके प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन, पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले वे समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण से प्राप्त जो इमारती लकड़ी है, लाभ में वे इसके भागीदारी होते हैं।
भारत में पर्यावरण के विनाश पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि जो स्थानीय समुदाय हैं इनको हर जगह प्रकृति संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत उनकी रक्षा करते हैं। परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पे केंद्रित हो, स्थानीय लोगों की उसमें भूमिका हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से वो प्रतिफलित हो, लाभदायक हो। जैसे यहाँ पे गौतम बुद्ध का ये दिया गया है, कोटेशन है कि पेड़ को इन्होंने इसकी महत्ता को बताते हुए वर्णन किया है कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट भी करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।